व्हाट्सअप वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक पेपर के बारे में। जी हाँ, जो 2021 में ऑलरेडी आपको पता है कि 2021 में पेपर आपका कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बाद सितंबर अक्टूबर में या उस टाइम पे पेपर हुआ था। 80 मार्क्स का पेपर हुआ था 2021 में मैथ्स का। यस फ्रेंड्स, सो मेरे पास वो पेपर है एंड मैं क्या करने वाला हूं, इस पेपर को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हैंडल कैसे करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आपका जो पेपर है नो डाउट आपको पता ही है कि दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। टोटल 12 पेजेस हैं और टाइम है 3 आवर्स का, बट दिस टाइम आपको कितना दिया, 3.5 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका 80। so, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। नो डाउट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देयर आर 6 क्वेश्चंस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। द राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1, राइट द आंसर्स ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 in the same answer book. Okay, then a use of logarithm table is allowed. But मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर ये जो लॉग टेबल है हमें नहीं आता देखने, तो क्या करें। तो बच्चों पहली बात तो सुन लो, बहुत ही रेयरली होगा जहां पे आपको लॉग टेबल यूज करना होगा, और जहां पे यूज करना होगा ना वहां पे घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे कैलकुलेशंस होंगे ना विदाउट लॉग टेबल करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन लो ही मत कि सर लॉग टेबल नहीं आता तो क्या करें, कैसे करें, क्यों घबराना। हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे जो चैप्टर्स है, पहले हम वो तो कर लें। लॉग टेबल एक एक्स्ट्रा चीज अपने दिमाग में क्यों डालें, एक एक्स्ट्रा चीज क्यों सीखें, वो भी लास्ट मोमेंट पे। नो, मत सीखो, मैं आपको बता रहा हूं, मत सीखो, कोई जरूरत नहीं है सीखने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट गाइस। तो सुनो, एक चीज और बता देना चाहता हूं, थोड़ी सी मेरी आवाज बैठी हुई आ रही है क्योंकि आप जो इस महा रिवीजन को, ऑलरेडी आपको पता ही है कि मैं 3 दिन से पूरा महा रिवीजन का सेशन ले रहा हूं, जिसके अंदर मैं लगभग हर एक टॉपिक एकदम डिटेल तरीके से कवर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, गलत बात, फटाफट प्रीवियसली मैंने 3 सेशन खत्म किए हैं, उसको आप रिवीजन कर लो, और आज भी रिवीजन होने वाला है। यस, सो फॉर एलपीपी ग्राफ इज नॉट नेसेसरी। अगेन कई बच्चे ये भी पूछते हैं सर क्या ग्राफ पेपर मिलेगा। नो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एलपीपी के लिए ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच ऑफ द ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। मतलब आपका जो आंसर शीट है उसी पे आपको अपना ग्राफ पेपर बनाना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। परफेक्ट, यस। स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। परफेक्ट। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज मैंडेटरी टू राइट द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विथ इट्स अल्फाबेट एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल, बच्चों ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं, जैसे अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करते हैं और मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर है फॉर एग्जाम्पल ए, तो आपको ए लिखना है, उसके बाद मान लो एलिफ 5 थी, इस तरीके से। तो पहले आपको क्या लिखना है, वो जो ऑप्शन है वो, फिर उसकी वैल्यू देख लो सब लोग, ए बी सी डी। नो मार्क्स shall be given if only the correct answer is written. Only the first attempt will be considered for the evaluation. Yes, so guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आंसर लिखना आपको इसी से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, जी हाँ, आपको ऑप्शन लिखना है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो करेक्ट आंसर है। अगर आपने सिर्फ करेक्ट आंसर लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंडीशन यहां पे दिया गया, इसलिए इंस्ट्रक्शन बहुत रीड कर लेना। उसके बाद मान लो ऐसा हो गया कि आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार ये तो ए गलत है, ये तो गलत लग रहा है, बी आंसर है, आपने इसको कट किया और फिर लिख दिया बी, फॉर एग्जांपल 3 था। सो ऐसे केस में आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहां पे बोला है साफ साफ ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था, ये जो आपने पहले लिखा था, अगर उसको कट करके आप आंसर लिखने जाओगे सो उस टाइम पे वो कंसीडर नहीं होगा। इसलिए दिमाग में ये बात रख लो कि जब कभी भी आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, मेक श्योर दैट कि जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरा करेक्ट आंसर है तभी लिखो, क्योंकि वहां पे कैंसिलेशन का कोई चांसेस नहीं। एक बार आपने कैंसिल कर दिया, अब भले आप करेक्ट आंसर लिख दो, आंसर मिलेगा 0, क्योंकि रूल से बोलता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको रूल क्लियर हो गया। चलो पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट, तो क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9। जिन्होंने भी मेरा कल का लेक्चर अटेंड किया था इंटीग्रेशन का, उनको समझ में आ गया होगा सर ये तो क्वाड्रेटिक है। सो क्वाड्रेटिक मतलब इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, परफेक्ट। और ये बन गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर, और 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a लॉग ऑफ, मैं लिख दे रहा पे 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स क्या, 1/a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय x प्लस ए प्लस सी। देखा आपने, तो यहाँ पे x के प्लेस पे x है और a के प्लेस पे 3 है, सो 1/2a, एक्चुअली यहाँ पे 2a होता है, 2a होता है, सॉरी फॉर दैट, सो 1/2a, ओके स्टूडेंट्स, सो 1/2a मतलब 1/2 इंटू 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 फिर प्लस सी, सो 1/3 देखो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, सो 1/6 देखो एक ही जगह दिख रहा है, और चेक करो x माइनस 3, हाँ परफेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर शीट में कैसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 राइट सी 1/6 log of mod of x minus 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 प्लस सी, परफेक्ट, ऐसे ही लिखना है बच्चों, ठीक है। चलो आते सेकेंड, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो मैं अपने मोबाइल में से क्वेश्चन देख लेता हूं, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब यहां पे कर्व दिया बच्चों y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, ब्लर हुआ है कोई बात नहीं, पर मैं क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड कर रहा हूं, यहां भी ब्लर है बट मोबाइल में थोड़ा स्मॉल दिखता है, इसके लिए समझ में आ जाता है। So the area of the region bounded by the curve y equal to 2x plus 3, देखो यहाँ पे दिया है ना y is equal to 2x plus 3, okay, and the x axis, ये देखो आपका x axis है, और फिर आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, क्या वैल्यूज दी है, x equal to 0 and x equal to 3, ये आपका पहला आंसर है 18 स्क्वायर यूनिट्स, फिर दूसरा आंसर है 9 स्क्वायर यूनिट्स, तीसरा आंसर है 27 स्क्वायर यूनिट्स, और लास्ट आंसर है 21 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो मुझे क्या निकालना है, एरिया विच इज अंडर द कर्व, तो कर्व क्या है मेरा y इक्वल टू 2x प्लस 3। सो क्वेश्चन देखने से समझ में आता है कि विद रिस्पेक्ट टू x बोल दिया मतलब इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, फिर देखो x की वैल्यू दी गई है क्या, यस 0 और 3, तो क्या हो जाएगा 0 से 3, परफेक्ट। उसके बाद अगर ये है हमारा, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, तो y, ठीक है, तो 0 से 3y, बोलो y की वैल्यू की इन शॉर्ट क्या आपका 2x प्लस 3, समझ गए, विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 3 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स 3x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दो 0 से 3, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं, और ये सारा सिंप्लीफिकेशन आप रफ पे करो या सामने करो कोई बात नहीं, अगर वहीं पे कर रहे हो मतलब मेन पेपर पे कर रहे हो, रफ पे नहीं कर रहे हो, सो अच्छे से लिखना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ज्यादा कटपीट मत करना। 2 टू कैंसिल, बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x 0 से 3। नाउ क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 9, और ये तो पूरा हो गया 0, तो इन शॉर्ट 9 प्लस 9 इज 18। सो बोलो क्या रहा आंसर, 18 स्क्वायर यूनिट, चेक करो क्या, यस पहला आंसर, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू k, ओके, कुछ तो लिखा है यहाँ पे या n लिखा है, कुछ तो लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू k ले लेता हूं, ठीक है, एंड 5 टाइम्स ऑफ x रेज टू 4 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 32। आपको ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/5 है, और यहाँ पे 10 है। आपको k की वैल्यू निकालनी है बच्चों, बहुत आसान है, चलो इंटीग्रेशन निकाल दो। सो 5 x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू n डिवाइड बाय x रेज टू n, सॉरी x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, सो x रेज टू n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 डिवाइडेड इज 5 डिवाइड बाय 5, फिर लिमिट क्या देंगे 0 से k विच इज इक्वल टू 32, 5 कैंसल, तो क्या हो जाएगा आपका x रेज टू 5 डिवाइड बाय, दैट्स इट राइट ना, अपर लिमिट इज लोअर लिमिट इज इक्वल टू 32। अब एक बार k पुट करेंगे, एक बार 0, सो x के प्लेस पे k पुट किया, क्या आएगा k रेज टू 5, 0 पुट किया 0 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32, ये तो खत्म, so k रेज टू 5 इज इक्वल टू 32 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू 5, चेक करो, यस
कंपेयर करो, के की वैल्यू क्या आएगी 2, सो ए इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, परफेक्ट परफेक्ट स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितना फास्ट हो रहा है, लिटरली जैसे कर रहा है आपको वैसे ही करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies that Q, देखो ये आपका है P implies that Q, बस यही ब्लर है, ध्यान रहा यही पेज ब्लर है, बाकी सब सही है। इज इक्विवेलेंट टू, सो ये P implies that Q किसके इक्वल है, पहला ऑप्शन है P और निगेशन Q के इक्वल है, दूसरा है आपका राइट, दूसरा है निगेशन P और Q के इक्वल, तीसरा निगेशन P एंड Q के इक्वल, या Q implies that P। तो इसमें से किसके इक्वल है वो बताओ, इसमें से किसके इक्वल है वो बताओ जरा हमें। सो गाइस, ये जो आपका P implies that Q है, आप सबको पता, अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा, सो P implies that Q का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा कॉपी कर दो, और उसी तरीके से याद है P डबल implies that Q का भी फॉर्मूला था, क्या, P implies that Q एंड Q implies that P। अगर implies को सिंप्लीफाई करोगे, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P, क्योंकि इंप्लाइज में क्या होता है, पहले वाले का निगेशन बीच में और सेकेंड वन एज इट इज, समझे आप लोग, यस। सो हमको डबल इंप्लाइज मैंने जानबूझ के दे दिया सो दैट कि आपको याद रहे, अदरवाइज P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, निगेशन P और Q, वो कहां पे है, B में, देखो सब लोग निगेशन P और Q, परफेक्ट आंसर, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या दिया है बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यूज दी गई हैं समझते हैं हम लोग। पहली वैल्यू है y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, फिर दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तीसरी वैल्यू है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं जल्दी से। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, dy इज इक्वल टू dx को भेज दो वहां पर, देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म याद है ना, यस। अब आप ले लो इंटीग्रेशन, तो जैसे इंटीग्रेशन लिखोगे प्लस सी आ जाएगा, अब dy के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा 1, तो 1 dy, सिमिलरली 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, परफेक्ट। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, और फिर यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि पहले वाले केस में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, सो क्या हो जाएगा y, और दूसरे वाले केस में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा x, फिर प्लस सी। सो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी कहीं पे है क्या, यस, एक ही जगह मिल रहा है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दिया होता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, परफेक्ट, क्योंकि अगर मैं x को राइट में भेज दूंगा तो y माइनस एक्स, तो ऑप्शन में कहीं पर भी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी दिखाई दे या y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी दिखाई दे, तो समझ जाना ये क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, परफेक्ट, यस, एक नंबर, वेरी नाइस। अगला भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, छठवां क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लो बोलते हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, देखो आ गया, क्या दिया है a इंटू ए रेस टू 3x, देखो गाइस ये बुक का क्वेश्चन है, एकदम बुक का, जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज है जाओ वहां पे दिखेगा आपको, b इंटू ए रेस टू माइनस 3x, याद है दो कांस्टेंट है, आपको दो बार निकालना है डेरिवेटिव। अब आंसर क्या दिया है पहला वाला, d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, d2y by dx square is equal to 3y, d2y by dx square is equal to minus 3y and d2y by dx square is equal to minus 9y। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा, तो इसका दो बार निकाल दो फटाफट डेरिवेटिव, तो क्या आएगा dy by dx is equal to a कांस्टेंट e raised to 3x का हो जाएगा 3x, और बाद में निकालेंगे 3x का फिर से डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 3x का 3, तो लिख दिया मैंने, फिर b कांस्टेंट एज इट इज e रेज टू 3x का e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3x बराबर, बाद में क्या करेंगे माइनस 3x का फिर से निकालेंगे, तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स माइनस 3, परफेक्ट, यस। समझ आ गया सबको ना कैसे किया मैंने, जी हाँ।
अगर निकालते हैं डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे मैं आपको नहीं करने वाला हूं, सिर्फ हिंट दूंगा। लेकिन देखो क्वेश्चन पेपर कैसा था, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो रही है, सर बताओ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। भाई देखो ये टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, तो पूरा पेपर एंड तक देखो, आपको आइडिया मिल जाए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, सो क्या हो जाएगा 3a एज इट इज, e रेस टू 3x का e रेस टू 3x, बाद में 3x का फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस 3p e रेस टू माइनस 3x का e रेस टू माइनस 3x, बाद में निकालेंगे e माइनस 3x का फिर से क्या आएगा -3। तो इन शॉर्ट क्या होगा 3 3 9 a इंटू e रेस टू 3x, माइनस माइनस प्लस 3 थोड़ा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 9 b e रेस टू माइनस 3x, इसमें से 9 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a इंटू e रेस टू 3x प्लस 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 बोलो क्या आएगा b इंटू ई रेस टू माइनस 3x। अब ये देखो ये क्या आपका y है, देखो ना ये पूरा y है बराबर, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9y। तो बच्चों यहाँ पे 9y कहां पे है, यस पहला आंसर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यस पहला आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ए एंड आंसर इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। देखा आपने, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत मजा आया। पहला क्वेश्चन 6 मार्क का था, देखा आपने हमने कर दिया। यस फ्रेंड्स, और मैंने मैक्सिमम कितना टाइम लिया देख लो, अगर आप टाइम आपने देखा होगा मैंने मैक्सिमम 10 से 12 मिनट ही लिए, उससे ज्यादा नहीं लगा, देखा आपने। सो टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो अब आता है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो ये वाला क्वेश्चन बी वाला पार्ट, ठीक है बस यहीं पे ब्लर है, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। यस तो बी वाला पार्ट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन नॉट बी जीरो मैट्रिक्स। बट यहां पे इसका मतलब क्या है समझना है कि जब दो नॉन जीरो, देखो क्या होता है जब कभी भी आपके पास दो जीरो मैट्रिक्स मिलेंगे, बोलो क्या बोला मैंने, दो जीरो मैट्रिक्स, पहला भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है और दूसरा भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है बच्चों, जीरो। जैसे मैंने बोल दिया 0 0 0 0 0 0 0 0, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 0 ही आएगा, है कि नहीं। सो अगर दो जीरो मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है, परफेक्ट है, बात सही है। लेकिन यहां पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यहां पे क्या बोला है, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स में कोई न कोई एलिमेंट है। तो दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स के अंदर कोई न कोई एलिमेंट है, और जब उनको मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो बच्चों, मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या वो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, यस आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं, मान लो मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है, डेफिनेटली ये 100% करेक्ट है। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स है नॉन जीरो, मतलब उसके एलिमेंट 0 नहीं है, उस टाइम पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या 0 आने के चांसेस हैं, यस बेटा, मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो सकता है 0 आ जाए, मतलब चांस है, मतलब ये बंदा सही बोल रहा है। सो आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, समझ गए। दूसरा, अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों, मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, कल ही सिखाया मैंने इसको, यस यस यस, ये गाइस सेकंड लास्ट वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको याद होगा इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि अगर ये e रेज टू x है, साथ ही साथ f ऑफ x प्लस f डैश x है, मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, राइट। तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। सिमिलरली यहां पे देखते हैं, सो यहां पे क्या बोला है, e रेज टू x ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e रेज टू x प्लस c। अब ये जो दिया है बताओ ये करेक्ट है कि नहीं। तो आप सबको पता है अगर e रेज टू x x स्क्वायर प्लस 2x है, तो मुझे पता है कि जैसे ही मैंने e रेज टू x देखा तो अंदर देखूंगा दो टर्म है क्या है, अब उसमें से कौन किसका डेरिवेटिव है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यस
एक्स स्क्वायर और ई रेस टू एक्स लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। यहां पे एफ ऑफ एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा है एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई थिंक वही आंसर दिया था, मतलब ये भी क्या आपका ट्रू, देखा आपने, यस। तो हर क्वेश्चन में आपको समझा के दे रहा हूं। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, यस बच्चों, यस आंसर इज ट्रू। कैसे, क्योंकि यहां पे e का पावर एक्सपोनेंशियल में आ गया, उसका पावर आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये e रेस टू समथिंग है कि नहीं, क्योंकि dy बाय dx का अगर मुझे कभी भी डिग्री निकालना है तो वो प्रॉपर एक बोलते हैं ना इंटीजर पार्ट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल नहीं चलता, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक नहीं चलता, तो यहां पे e आ गया मतलब एक्सपोनेंशियल है, जिसकी वजह से इसकी डिग्री मैं निकाल नहीं पाऊंगा। सो हियर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, आंसर इज करेक्ट, ट्रू, परफेक्ट, यस। सो गाइस ये हो गया हमारा 3 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, समझ गए, यस। बताया था मैंने 12 मार्क, कितने बोलो, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं एमसीक्यू टाइप, यस। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, 1 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इफ द फंक्शन f डैश x, आपको f डैश x दिया 6x square minus 42x plus 36, then the function f of x has the minimum at x। तो मुझे बताना है कि मिनिमम किस पॉइंट पे है, समझने की बात है। तो ज्यादा सोचो मत कि सर क्या पूरा मिनिमाइजेशन का या मैक्सिमाइजेशन का पूरा, या जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है पूरा स्टेप फॉलो करना है क्या, कि एफ ऑफ एक्स लेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स लेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स लेंगे। तो आपको ऑलरेडी एफ डैश एक्स दिया है, एक बार एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। सो एफ डबल डैश एक्स, चलो बच्चों हम लोग फटाफट निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम है क्या मिनिमम वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, उसके एफ डबल डैश एक्स से, इसलिए याद रखना एफ डबल डैश एक्स निकालना जरूरी है। सो एफ डबल डैश एक्स कैसे आएगा, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और वहां पे 6 है, 6 2 जा 12x, क्या हो जाएगा बच्चों 12x, फिर माइनस 42 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 इंटू माइनस 42 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 42 प्लस 36, अकेला कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो मुझे एफ डबल डैश एक्स मिल गया। अब करना क्या है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, किस पॉइंट पे है। सो आप सभी को पता है एक्स की वैल्यू कैसे आती है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से, है कि नहीं। सो अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यहां पर लिखता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके सॉल्व करूंगा तो जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी से हम पता लगा लेंगे क्या हो रहा है। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दिया है मुझे, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 विच इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 7 जा 6 6 जा इक्वल टू 0, ये 6 जाएगा राइट में तो 0.60। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 6 equal to 7x plus 6 equal to 0। अब find the factor of 6 so that their addition is minus 7, 6 1 जा 6, मतलब x minus 6 and x minus 1 is equal to 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू क्या आएगी 1, बराबर। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों मुझे 6 और क्या मिल गई 1। अब देखते हैं f डबल डैश x में पुट करके, f डबल डैश x में पुट करके, तो पुट करेंगे क्या आएगा, जब मैं f डबल डैश में, समझो सब लोग, एफ डबल डैश में वैल्यू पुट करूंगा क्या, पहले 6 तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 72 ना, 12×72, यस 72 माइनस 42, आंसर कितना मिला मुझे, यस फ्रेंड्स कितना मुझे मिला 30 क्या है मोर देन 0, अगर पॉजिटिव नंबर आ गया मतलब मोर देन 0 है। सो मैंने क्या बताया है कि मैक्सिमम मिनिमम में अगर 0 आपका छोटा होता है तो वैल्यू मिनिमम होती है, और अगर आपका 0 बड़ा होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो यहां पे 30 आ गया एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू विच इज मोर देन 0, मतलब हमारा 0 क्या हो गया छोटा, 0 की वैल्यू क्या हो गई छोटी, मतलब 0 छोटा हो गया, मतलब एक फंक्शन कौन सा है मिनिमाइजेशन का। सो मिनिमम किस पॉइंट पे है 6 पे। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 6, देखा आपने, तो आंसर आ गया हमारा 6, परफेक्ट, यस। सेकेंड क्वेश्चन फिर से आ गया इंटीग्रेशन। देखो एक एक मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे इंटीग्रेशन में दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं हम लोग इसको। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ई रेज टू माइनस एक्स
और ऊपर क्या है 1 प्लस एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वॉट। कैसे करेंगे इसको, करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, ऐसे नहीं कर सकते। तो रुको जरा मैं इनकोड ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं इस पे सिंप्लीफाई करता हूं। 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट। हाँ ओके, सो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। जस्ट 1 मिनट। ओके, so integration of 1 plus x upon x plus e raised to minus x with respect to x। so करना क्या है, समझने वाली बात है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका e raised to minus x है उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि याद रखना जब कभी भी एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो उसको पहले प्लस कर दो, या राइट ना, क्योंकि ऊपर भी e raised to x होना चाहिए। सो x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स। बहुत आसान लग गया अभी, देखो खाली इतना ही करना था, अभी आपको आइडिया मिल गया कैसा होता है। देखो कैसे, इस ई रेज टू एक्स को भेज दो ऊपर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय x इंटू ई रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। परफेक्ट। सो यहां पे +1 भी है, सॉरी। अब इसका निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, बराबर, और देखते हैं वो डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है क्या। तो क्या हो जाएगा, ये आपका f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी ले लिया हमने इसको। सो निकालते हैं डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब 1 होता है, ठीक है, प्लस 1 अकेला कांस्टेंट 0, ये वाला 1। यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया, यूवी रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब 1, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू टी का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो अभी आपका 0 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, ये पार्ट, इसमें से e रेज़ टू x बाहर निकालो, अंदर बचेगा x और बचेगा +1, dx को लेफ्ट में भेज दो इज इक्वल टू dt। परफेक्ट। सो देखो e रेज़ टू x 1 प्लस x dx मिल रहा है कि नहीं, विच इज रिप्लेस्ड बाय dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt, सो e रेज़ टू x 1 प्लस x, देखो सब अच्छे से, e रेज़ टू x 1 प्लस x और dx, दिस इज रिप्लेस्ड बाय dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा x इंटू ई रेज़ टू एक्स प्लस 1, जो कि क्या है t। अब आपको पता है, क्या पता है बच्चों, कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो इन शॉर्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, टी हमारा क्या है, x इंटू ई रेज़ टू एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब देखते हैं क्या आंसर आया है, चेक कर लेते हैं हम लोग। सो यहां पे क्या दिया है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डैश 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 प्लस 1। सो आंसर क्या दिया है, x इंटू ई रेज़ टू एक्स प्लस 1। सो यहां पे डैश के प्लेस पे क्या होगा, x इंटू ई रेज़ टू एक्स। देखा आपने, परफेक्ट, यस, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यस। अब ये क्वेश्चन देखने से समझ में आना चाहिए, जो लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद बच्चों क्या आया था आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर सेम पावर होता है तो क्या होता है, मतलब अगर माइनस ए से प्लस ए है तो चेक करो वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, राइट। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, यहां पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स रेज टू 7 डिवाइड बाय x रेज़ टू 4 माइनस 9। कैसे मालूम पड़ेगा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो बेटा x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करने का, तो जहां जहां x है वहां पे माइनस एक्स पुट करने का, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स रेज़ टू 7। 1 मिनट, यस, माइनस एक्स रेज़ टू 7 होल डिवाइड बाय माइनस एक्स रेज़ टू 4, फिर प्लस माइनस 9 कॉपी कर दिया हमने। फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स को, तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो आपको पता है आंसर माइनस में आता है। उसके बाद एक्स रेज़ टू 7 का एक्स रेज़ टू 7 ही होगा। माइनस का पावर अगर इवन होता है बच्चों, इवन, तो हमेशा आंसर प्लस हो जाता है। सो माइनस रेज़ टू 4 इज प्लस, और हो जाएगा एक्स रेज़ टू 4, फिर माइनस 9। तो आप क्या देख रहे हो, जो हमने निकाला एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस आ गया, और ये जो आपका एक्स रेज़ टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू 4 माइनस 9 है, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की।
तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये कंडीशन याद कर लो। आप लोग नहीं पता ऑलरेडी मैंने लेक्चर में सिखाया हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो गाइस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर आपने x के प्लेस पे माइनस साइन पुट किया और अगर आपको वही अपना जो ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स है वही मिल रहा है, सो इसका मतलब वो होता है आपका इवन फंक्शन। लेकिन जब आपने x के प्लेस पे माइनस साइन पुट किया तो आपको ओरिजिनल फंक्शन तो मिल रहा है, साथ ही साथ अलग से माइनस साइन मिल रहा है। तो इन शॉर्ट आपका इक्वेशन क्या बन जा रहा है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और याद रखना बच्चों, ऑड फंक्शन में ये डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है? जीरो। और इवन फंक्शन में 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, तो वो अलग चीज है। यहां पे ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। परफेक्ट, यस। देखा आपने, इसके सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करके दे दिए। तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए फिर भी समझाते समझाते आपको मैंने 20 मिनट्स 23 मिनट्स ले लिए या 25 मिनट्स लिए, राइट। मतलब ये पूरा 12 मार्क्स का कॉन्सेप्ट था जिसमें 12 2 24। जो मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखाया उसके हिसाब से 24-25 मिनट लगने चाहिए थे, मतलब उससे कम लगने चाहिए थे, बट ज्यादा लगे। क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना बेटा, इसके लिए। समझ गए? यस, ये हो गया। चलो अगले क्वेश्चन के पर आते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ए एंड बी, राइट। सो पहले वाले में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है। सो पहला क्या है आपका? राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बात है, महारिवीजन में हमने सब किया हुआ है बच्चों। सो ये तो महारिवीजन में एक्चुअली मैंने एग्जांपल ही कर दिया, अगर आपको याद होगा। यस, सो फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, मैं निगेशन निकाल रहा हूं। फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर यह हो जाएगा बेटा n+1। यहां पे दिया है ग्रेटर देन, तो उसका उल्टा करेंगे लेस देन। और यहां पे इक्वल टू नहीं दिया है तो यहां पे इक्वल टू लगा देंगे और हो जाएगा 0। यस, ये हो गया इसका निगेशन। फिर √5 इज एन इररेशनल नंबर, तो निगेशन क्या होने का? √5 इज नॉट एन इररेशनल नंबर। प्लीज एक चीज याद रखना आप लोग, जब कभी भी आप निगेशन निकालते हो, मेक श्योर दैट कि आपको नॉट लगाना है, अपोजिट वर्ड डोंट यूज। मैं पहले ही बोल रहा हूं, राइट, क्योंकि हमेशा निगेशन में नॉट लगाना कंपलसरी होता है। कोई लोग ऐसे बोलेंगे सर √5 इज एन इररेशनल नंबर। नो, मीनिंग तो बराबर है, सही है, लेकिन निगेशन में नॉट दिखाई देना चाहिए। इसलिए सब कुछ वही करो, बस हेल्पिंग वर्ब मतलब इज के साथ में नॉट लगा दो। √5 इज नॉट एन इररेशनल नंबर। फिर इसका निगेशन निकालते हैं, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। बोलो क्या हो जाएगा? अंदर गया तो क्या हो जाएगा? निगेशन P। फिर और के पास जाएगा तो एंड बना देगा, और निगेशन Q के पास गया क्या बन जाएगा? एंड। यस, दैट इज Q। क्लियर? यस। सो गाइस अब अगला क्वेश्चन आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यस, A दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट, या सच दैट, जिसे आप बोल सकते हो A² - 8A - KA। सो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है मुझे यहाँ पे, समझते हैं हम लोग एग्जैक्टली। यहाँ पे दिया है A² - 8A और क्या दिया था हमें? -KI इज इक्वल टू 0। आपके पास A की वैल्यू है बच्चों। A की वैल्यू क्या दी गई है मुझे? A की वैल्यू दी गई है 10 - 17। तो करना क्या है, आप पहले A² निकाल लो। तो A² क्या होता है जिनको नहीं पता याद रखना, A इंटू A, और A² हो जाएगा A का मल्टीप्लाई A के साथ। तो A² मतलब उसके नंबर को स्क्वायर मत कर देना पागलो, मल्टीप्लिकेशन है। सो 10 - 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने को पता है, क्या पता है कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स तो आंसर में भी 2/2 आएगा, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। अभी जो पहला नंबर इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 1 × 1 इज 1। फिर देखो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। सो 1 × 1 इज 1, 0 × -1 इज 0, सो +0, राइट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 × 0 0, 0 × 7 +0। फिर आते नीचे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। सो -1 × +1 -1 हो जाएगा। 7 × -1 इज -7, ठीक है। फिर लास्ट वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड कॉलम के साथ। -1 × 0 इज 0, 7 × 7 = 49, ओके।
So plus 49 which is equal to what? 1 0 minus 1 minus 7 minus 8. क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। 49। यस फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखो, सीखो कि मैं इसे कैसे कर रहा हूं। तो ये आ गया आपका यस। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन के अंदर? ए स्क्वायर की वैल्यू 1 0 माइनस 8 और 49, फिर माइनस 8 टाइम्स ऑफ ए, माइनस 8 टाइम्स ऑफ ए। तो यहां पे बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस 1 0 माइनस 1 एंड 7, फिर माइनस के आई। आई क्या हो जाएगा आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 परफेक्ट इज इक्वल टू 0। तो 0 0 0 0, अगर हर जगह 0 है तो आप करना है उसी तरीके से। अब आप सिंप्लीफाई करो, 1 0 माइनस 8 49 लिख दिया हमने पहले, फिर माइनस 8 को अंदर भेज दो, 8 1 जा 8 0 माइनस 8 8 7 जा 56, फिर माइनस के को अंदर भेजो, के 0 0 के इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो और गाइस हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन करना है। तो कितने मार्क क्वेश्चन था ये आपका? यस, ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए मेरे बच्चों? 3 मार्क के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कौन सा आपका पार्शियल फ्रैक्शन, क्या है बोलो? पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब हम लोग किसे करेंगे? एक्सप्रेस x डिवाइड बाय x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 which is equal to a divided by x plus 2 plus b divided by x plus 3. So students, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल दो। जैसे मैंने बताया आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए a और b निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दो पूरा इक्वेशन, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालो, बाद में वैल्यू पुट कर दो। देखा, मैंने तीनों बता दिया। अगर आपको इसको बोर्ड एग्जाम में आया होता तो मैं आपको बोलता कि आप पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और थर्ड वाला, थोड़ा सेकंड में लेंथी हो रहा है। और हाँ, जो लोग इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल नहीं थे वो लोग फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट करते, ठीक है? यस। अब आता है यस फ्रेंड्स, बी वाला पार्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच। सो हमारे पास क्या दिया है? फाइंड द क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली करूंगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब आपको f ऑफ x दिया है, तो आप क्या लोगे? f डैश x। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान देना कैसे करेंगे। चलिए मैं यहां पे करता हूं आपको। सो बच्चों, आपको f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है? मुझे f ऑफ x दी है 2x क्यूब, राइट? एक मिनट, 2x क्यूब। एक मिनट में यही से क्वेश्चन देखता हूं, बार बार पेज पलटी करूंगा, टाइम लगेगा। हाँ, 2x क्यूब माइनस 15 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। भले वीडियो लेंथी होगा कोई बात नहीं। देखो सब लोग, f डैश x क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, डेरिवेटिव ऑफ सुपर आता है। अब आपको पता है कि इसका हम फैक्टर निकालेंगे। सो f डैश x क्या हो जाएगा? 6 बाहर, x स्क्वायर माइनस 6 5 30, तो 5x प्लस 6 6 36 6। अभी 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे माइनस 5 आए। 3 2 6, 3 2 6 माइनस 3 माइनस 2। सो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब उसने बोला है कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है सो क्या बोलोगे कि सर f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। बोलो क्या हो जाएगी? लेस देन 0। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। बोलो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। ओके, यस। तो 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ओके, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0। 6 को आप भेज दो राइट में, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0। परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 केस लेंगे, बताया था मैंने, क्योंकि सॉरी गलती में इंक्रीजिंग है ना। अरे बच्चों, इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा? मोर देन 0। यस, केस 1 लेना, केस 2 लेना, क्योंकि आपको पता है अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आ रही है अगर 0 से बड़ी आ रही है तो 2 केस हो सकते हैं। पहला केस, या तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो, क्योंकि प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इज ग्रेटर देन 0। यस। फिर मान लो दोनों वैल्यू माइनस हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, है कि नहीं? या तो दोनों की वैल्यू प्लस होगी या तो दोनों की वैल्यू माइनस, क्योंकि दोनों केस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव होने की वजह से वह हमेशा 0 से बड़े होंगे। इसलिए क्या करना आप लोग? एक बार x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0,
x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो लिख देना, और केस टू में x माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, x माइनस टू इज लेस देन जीरो कर देना, ठीक है, यस। अब बोलो सर इसके बाद क्या, तो देखो ना, x इज ग्रेटर देन थ्री, x इज ग्रेटर देन टू, परफेक्ट, यहाँ पे x इज लेस देन थ्री, उसके बाद x इज लेस देन टू। अब समझते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो, अब आपको पता है यहां पे भी लाइन ड्रॉ करो, सबको पता है 2 और 3 में पहले आएगा 2, बाद में आएगा 3, उसी तरीके से यहां पे भी आएगा 2 और यहां पे भी आएगा 3। समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। अब x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा यहां पे जाएगा, है कि नहीं, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब यहां पे जाएगा। अब बताओ यहां पे कॉमन वैल्यू कहां पे आ रही है, कॉमन वैल्यू अगर आप ध्यान से देख रहोगे बच्चों यहां पे आ रही है, और वो किसकी वजह से आ रही है, 3 की वजह से, मतलब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब जिसकी वजह से कॉमन वैल्यू आएगी वही लेना है आपको अपने आंसर में। समझ गए आप लोग, यस माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट, वेरी नाइस। चलो अभी यार को x इज लेस देन 3 तो 3 से कम, यहां गए हम लोग, x इज लेस देन 2 मतलब यहां पे गए, अब किसकी वजह से कॉमन आ रहा है, 2 की वजह से, तो x इज लेस देन 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 2। ठीक है आपने, तो मैं आपको ये भी सिखाई दिया, राइट। अब ध्यान सुनते हैं हम लोग, चलो एक मिनट, परफेक्ट। इतना होने के बाद अरे बच्चों कैसे करोगे ये क्वेश्चन, यस यूवी रूल है, यूवी रूल, अरे भाई इसके अंदर यूवी करो और पहला वाला क्वेश्चन करो, तीसरा करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो लोग इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल नहीं होंगे कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो पहला दूसरा करूंगा, क्योंकि यार हो सकता है कि इनवर्स निकालते समय कहीं गलती हो जाए, क्योंकि टाइम भी लेगा, और गलती होगी तो क्या पूरा टाइम वेस्ट, पूरी एनर्जी वेस्ट, और मार्क्स तो मुझे मिल जाएगा, इसलिए। और इनवर्स तो आपको सिखाया हुआ है। अच्छा एक बात और, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है इनवर्स हम निकालते हैं या तो एडजॉइंट से, या तो हम निकालते हैं एडजॉइंट मेथड से, या तो हम निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया मेथड, बेस्ट एडजॉइंट कर डालो। कौन सा मेथड बोलो, एडजॉइंट, यस कंफर्म, यस। तो अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है बच्चों तो आप उसे आराम से एडजॉइंट मेथड से कर सकते हो। आगे चलते हैं, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 मार्क्स ईच। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको याद है ए बी सी आने वाला है, ए में कोई 2 अटेम्प्ट करना है 3-3 मार्क के लिए, और बी और सी में एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। तो ये जो आपका पहला पार्ट है, राइट, ये आपका अगर आपको याद होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, याद है ना, log x रेज टू x, क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन, यहां पे x रेज टू log x, फंक्शन रेज टू फंक्शन, डायरेक्टली log मत लेना, एक को पहले u कंसीडर करना log x रेज टू x, दूसरे को v कंसीडर करना x रेज टू log x, फिर इसको अलग से निकालना डेरिवेटिव, इसको अलग से निकालना डेरिवेटिव, तो वहां पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू u प्लस v। सो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। सो आपने u का निकाला डेरिवेटिव, लेकिन उसके लिए क्या करोगे, log लोगे, v में भी log लोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद यहां पे पुट कर दिया गया, आपका आंसर आ जाएगा, यस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। सो बच्चों देखो ये पैराबोला में y स्क्वायर है, मतलब y को टच करेगा, अब लेफ्ट में टच करेगा कि राइट में टच करेगा, बेटा ये वैल्यू प्लस है तो प्लस के साइड मतलब राइट में टच करेगा, x इक्वल 3 मतलब ये लाइन होगी, उसके बीच का एरिया, सो एरिया आएगा आपको ऐसे, कैसे, देखो ये देखो, ये आप एरिया कवर कर दो, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, आपको इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हम लोग करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, हम लोग एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, एक पार्ट मतलब यहां से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यस ये वाला, हम लोग एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट कहां से देंगे, यहां से स्टार्ट होगा तो 0 होता है और यहां तक जाएगा 3 है ये, क्योंकि x इक्वल 3 मतलब 3 होगा, तो 0 से 3, और यहां पे बच्चों y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर रूट इज 2 और x का हो जाएगा रूट x, 2 रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। देखा, इसका इंटीग्रेशन निकालो, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, यस। अब इसकी हम बात कर लेते हैं एक बार, इसको मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है ज्यादा सिस्टम करने पर, क्योंकि थोड़ा मेरे पास सेटअप कम है इसके लिए गाइस।
सो गाइस अभी ध्यान दो इसको, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कई सारे बच्चे सोचेंगे सर कैसे करें, कैसे करें इसको जरा बताओ तो सही। सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। इसमें आप पहले x से डिवाइड कर दो, जानते हो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला है, राइट, और ना ही ये होमोजीनियस है, ये आपका बोलो कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, सो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड किया x इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन एक्स, q की वैल्यू क्या है, x इंटू लॉग एक्स। अब क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। उसके बाद जनरल सोल्यूशन, सब लिख दे रहा हूं मैं, देख लो सब लोग। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। यस, परफेक्ट परफेक्ट, यस। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। परफेक्ट स्टूडेंट्स, क्या बात है, वेरी नाइस। देखा, अब आते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। भाई ये तो मेरे को दोनों क्वेश्चन आते हैं, कैसे कि मेरे सर ने, यस, मतलब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब कभी भी बेस और पावर को ऐड करके दे दे उसका आंसर y अपॉन x होता है। और उसको करने का तरीका, पहला स्टेप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग लॉग। लॉग ले लोगे, सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव निकालो, आगे पीछे करो, डी बाई डी एक्स तो साथ में रखो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट, यस। तो समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, यस, समझ में आ रही है। अभी पूरा पेपर बाकी है, अभी तो पूरा हम लोग का बाकी है। अरे मैं 3 घंटे नहीं लूंगा बेटा, टेंशन ना ले, सब सॉल्व नहीं करूंगा। प्रिपेयर टू टेबल लो, ये भी मैंने बोला था, याद है ना, जो मैं बोलता हूं आता है, समझो यार। तुम मेरी बातों में पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पता है मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टैलेंट कम है। यस, सो प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट, ट्रुथ टेबल बनाओ और इंटरप्रेट द रिजल्ट। सो इंटरप्रेट द रिजल्ट मतलब देखो लास्ट वाला कॉलम क्या है, पूरी वैल्यू ट्रू है क्या, पूरी वैल्यू फॉल्स है क्या, या मिक्स में है। अगर पूरी वैल्यू ट्रू है तो टोटोलॉजी बोल देना कि गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। पूरी वैल्यू फॉल्स है सो गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। मिक्स में है तो कंटिजेंसी, इसलिए उसने बोला है ना कि ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। यस, आ गए हम लोग सी पार्ट। सो सी पार्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। यस, और ये रेट ऑफ ग्रोथ का ही कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपको दिया है कुछ न कुछ, आपको ये वैल्यू फुल करनी है। सो यहां पे क्या बोला है, लेट एन बी द, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। So the bacteria of the growth of, sorry, the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. Yes. So if initially there was 1000 bacteria and the number doubles in 1 hour, मतलब जब आपका टाइम था 0 तब आपका उसने पॉपुलेशन को लिया n से ना, तो n की वैल्यू थी 1000, और जब टाइम हो गया 1 hour तब आपके n की वैल्यू होगी डबल, मतलब 2000। देखा, परफेक्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5.5 hours. सो राइट, सो कैसे करेंगे देखो सब लोग। सबसे पहले आप सबने स्टार्टिंग में देखा कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया मतलब dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, n द नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट मतलब n। ओके, देखो सब लोग, अब इसको चेंज करोगे। सो dn अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू एन। देखो यहां पे क्या आ जाएगा आपका n, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ अभी आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे इंटीग्रेशन निकाल करके। कैसे जाएगा आपका dn अपॉन dt इज इक्वल टू kn है कि नहीं। तो n को भेजता हूं मैं लेफ्ट में, क्योंकि n को n के साथ वेरिएबल सेपरेट करूंगा, इज इक्वल टू k इंटू dt प्लस c। इंटीग्रेशन लो फटाफट। 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन log ऑफ n, देखा log n परफेक्ट आ रहा है। फिर k इज कांस्टेंट, साइड में करो, बचा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज t प्लस c। तो बताओ log n, फिर k t फिर प्लस c। देखा आपने। फिर इनिशियली मैंने वैल्यू दी थी, याद है ना, कि t इक्वल टू 0 n इक्वल टू 100, राइट। तो देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 n इक्वल टू 100, वैल्यू पुट किया, c आ गया। फिर t इक्वल टू 1 और n इक्वल 2000। देखो बच्चों, वैल्यू पुट किया और k निकाल लो, है कि नहीं। k निकाल लो, किसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, इस इक्वेशन 1 में। सो log n इज इक्वल टू
के कॉपी किया, टी के प्लेस पे 1 प्लस सी। ओके, आपने सी की वैल्यू निकाली, क्या निकाली सी की वैल्यू? log ऑफ 1000, log ऑफ 1000, ठीक है। सो log ऑफ n माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू के। सो log ऑफ, याद है log का फॉर्मूला, log m माइनस log n क्या होता है? log ऑफ n डिवाइड बाय, अगर माइनस तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, इज इक्वल टू के। इन शॉर्ट के की वैल्यू क्या मिली? log ऑफ n डिवाइड बाय 1000, समझ गए? अब नाउ ये आ गया। अब आपका जो इक्वेशन था उसमें के की वैल्यू पुट करके आपका मेन इक्वेशन निकाल लो। मेन इक्वेशन क्या आएगा? log ऑफ n इज इक्वल टू के, ठीक है ना? log ऑफ n इज इक्वल टू के, बट आपने के की वैल्यू निकाली है। सो के की वैल्यू आपने क्या निकाली है? log ऑफ n डिवाइड बाय 1000, ठीक है? सही किया हमने, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ इनटू t प्लस c log ऑफ 1000, सभी आप t के प्लेस पे क्या पुट कर दो? 5/2, सिंप्लीफाई करो और देखो n की वैल्यू क्या आती है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, को ये करना था। अब दूसरा किसके ऊपर दिया है? अरे ये तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे दे दिया। याद है कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम चांसेस है बच्चों आपको भी ये जो आपका मैथ्स 1 है उसमें दो जगह से आपको आ सकता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिक्स से कर लो, फिक्स है, सोचो मत, कर लो अच्छे से उसको। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट एक्सरसाइज बैक्टीरिया वाला जो अभी हमने कराया। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंफर्म, सबको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, डिमांड फंक्शन क्या दिया है, सारी वैल्यू निकालो, फिर आपका माइनस पी अपॉन डी, तो डी दिया ही है, पी की वैल्यू दिया ही है, तो आप डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी निकाल लो। सो डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आ जाएगा? 50 का 0 माइनस 3 माइनस 2p, तो इन शॉर्ट माइनस 3 माइनस 2p, परफेक्ट, यस। अब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी क्या है? माइनस 3 माइनस 2p। नाउ डेरिवेटिव डी की वैल्यू क्या थी बच्चों? डी की वैल्यू 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, राइट। अब आपको p इक्वल टू 5 पे करना है, तो जहां जहां p है वहां पे 5 पुट कर दो, देखो क्या वैल्यू आती है पुट कर देना, उसके हिसाब से डिमांड निकाल लेना। डिमांड मतलब d की वैल्यू, समझ गया? इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करना है। सो गाइस यहां पे मैंने मैथ्स 1 कर दिया कंप्लीट। चलो आते हैं मैथ्स 2 के पास। अब मैथ्स 2 में फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन है? द कार वर्थ रुपीज 10 lakhs श्योर्ड फॉर 7 lakhs is damaged to the extent of 5 lakhs in an accident. The amount of compensation that can be claimed under the policy is rupees what? ये गाइस क्या है आपका? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका इंश्योरेंस का। So guys इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है एग्जैक्टली? द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी क्लेम्ड। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? क्लेम। सो क्लेम बोलो क्या होता है? अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, यस, क्लेम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू इनटू लॉस, परफेक्ट। तो चलो यहाँ पे मेरी पॉलिसी वैल्यू क्या आती है? द कार वर्थ रुपीज 10 lakhs इंश्योर्ड फॉर 7 lakh। तो इंश्योरेंस भी हमारा क्या है? पॉलिसी वैल्यू है 7, दैट इज यस 7 lakhs डिवाइड बाय टोटल कार का स्टॉक वैल्यू कितनी थी? 10 lakhs, ओके, इनटू लॉस। लॉस कितने का हुआ? डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्या। तो 1 2 3 1 0 रहा, 1 2 5 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, फिर करो यहाँ पे 2 3 6 2 5 10, 1 2 3 4 बराबर। सो कितना था? 3,50,000। तो क्लेम कितना का बचा? 3,50,000। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब आगे बात करते हैं। द रेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड एज ग्रेस लीगल ड्यू डेट, ग्रेस डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, डेट ऑफ, अरे यार नॉमिनल ड्यू डेट, राइट, क्योंकि लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा आपका? 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है, यस। सो द आंसर इज नॉमिनल ड्यू डेट। सो जब आपका पीरियड एक्सपायर हो जाता है, सो बच्चों से हम क्या बोलते हैं? यस, जल्दी बोलो आप सभी लोग, यस फटाफट, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। सो जब आपका नॉमिनल ड्यू डेट होता है उसी दिन, राइट, उसी दिन आपका पीरियड ऑफ द बिल क्या होता है बच्चों? एक्सपायर जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड वन की बात करते हैं। तो थर्ड वन जो आपका आ रहा है, ध्यान से समझते हैं इसको हम लोग। अरे ये तो इजी है। लाइस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर 25 प्राइस इंडेक्स नंबर दिया आपको, फिशर्स पूछ रहा है। याद है फिशर्स का फॉर्मूला? यस, पहला था लाइस्प्रेस, दूसरा था 25, तीसरा था ये अपना ड्रॉबिश बॉली, फिर आपका फिशर्स था, राइट।
सो फिशर्स क्या बोलता है, स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स प्रेस इनटू पास्ट चेंज, सो स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 40, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 4 जा 3600, तो क्या हो जाएगा आपका 60, क्योंकि 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60, है क्या आंसर? यस, आंसर इज करेक्ट. So guys, again, क्या दिया है? The following trend line, the equation was developed for annual sales from 1984 to 1990 with 1984 as a base year. Why दिया आपको? ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इक्वेशन दिया गया है. The estimate sales for 1984 in 1000 क्या आएगा? So वैल्यू पुट करो, yes friends, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. इसको मैं नहीं कराऊंगा. नेक्स्ट, if x denotes the number of hits which is obtained when an unbiased coin is tossed twice, then the expected value is what? तो स्टूडेंट्स, जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो होती है n इंटू पी. तो जब कभी भी आप कॉइन टॉस करते हो तो नंबर ऑफ हेड आने के चांसेस जो होते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का चांस होता है 1/2, क्योंकि हेड या टेल 50-50 चांसेस है, 50%, तो 50% मतलब 50 अपॉन 100, दैट इज 1/2. ओके, और कितनी बार टॉस किया? 2 बार, into 2 to get cancel. आंसर क्या आएगा? 1 है क्या? yes, A is the correct answer. Perfect. अरे यार, थर्ड क्वेश्चन मशीन वाला है. ओके, so यहाँ पे मशीन M1 है बच्चों, क्या दिया है? 5 8 10 7, और मशीन M2 भी दिया है मुझे 7 4 3 6. हमको यहाँ पे क्या बोला है? सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल एल्प्स टाइम. मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? सीक्वेंस बनाना है. तो सीक्वेंस बनाने के लिए देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3. अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे ABCD, यस. उससे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3, जो कि C का है, लेकिन ये सेकंड है ना, स्टार्ट करेंगे पीछे से, तो क्या हो जाएगा? C. 3 हो गया. आपका कौन से मिनिमम वैल्यू आने वाली है? 4, वो भी नीचे पीछे से आएगा तो B हो जाएगा. अब आपका 5 है तो 5 ले लिया मैंने, राइट, वो आगे से आएगा क्योंकि देखो मशीन M1 है तो आगे से, दूसरी मशीन तो पीछे से, ऐसा. अब बचा कौन? जो 6 है, बस D. सो ADBC चेक करो कहां पे? ये तो ABCD है, ये है ही नहीं. ADBC, यस, ये ABDC, गलत. तो C इज द करेक्ट आंसर बच्चों, C इज द करेक्ट आंसर. क्या बात है, बहुत आसान लग रहा था मैथ्स 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. परफेक्ट. सो ट्रू और फॉल्स कैसे? इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x bxy represent the slope of the line. अरे पागलो, अगर y on x है क्या होगा? byx होगा ना कि bxy, तो आंसर इज फॉल्स. The quantity index number according to the weighted aggregate method is given by summation of Q1 W divided by summation of Q0 W into 100. चलो बताओ ट्रू है कि फॉल्स, जल्दी. तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा. तो यस स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग वेटेड एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 W into 100. तो अगर प्राइस इंडेक्स नंबर है तो P1 P0 होना चाहिए, बाद में वेट्स. लेकिन ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? Q1 Q0 है, यस, फिर वेट्स है. सो प्राइस के लिए P1 P0, क्वांटिटी के लिए Q1 Q0, दोनों में W, यस. तो आंसर इज करेक्ट, ट्रू, आंसर इज ट्रू. परफेक्ट. इररेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. अरे भाई फॉल्स, कैसे? क्योंकि आपका इररेगुलर वेरिएशन भी क्या होता है? आपका टाइम सीरीज का, यस स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज का कंपोनेंट, यस. सो ये हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, राइट. अब आते हैं आगे, चलते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर C आते हैं. कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग. 1, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द सम दिया गया है मुझे, ड्यू 6 मंथ दिया है, 8%. आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट. यस, प्रेजेंट वर्थ वाला फॉर्मूला आप देख लो कैसे करना है. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, तो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, अगर आपको याद होगा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं P01. याद है फॉर्मूला क्या था? मार्शल एजवर्थ, राइट. समझ लो क्या बोल रहा हूं, Q0 प्लस Q1 उसने किया था, यस. सो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, बाद में Q0 प्लस Q1 इनटू 100. चाहे तो उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है, यस. थर्ड वन, आपको ईयर दिया है, 3 साल दिया है. क्या बोला है? फ्रॉम द गिवन डेटा द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयर. ले लो, ये तो बहुत आसान है. 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9. बाद में एवरेज बोला मतलब 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3. सो आंसर 3, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू आने वाली है, यस.
अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द क्वेश्चन। एन्युटी वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था कई लोगों को कि ये जो आपका एन्युटी वाला क्वेश्चन है भाई करके जाओ, इमीडिएट एन्युटी वाला क्वेश्चन है, देख लो सब लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, सोचना ही नहीं है। यस, 3 मार्क का क्वेश्चन। फिर आता है आपका यस, अरे भाई ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स ए एंड बी, दिखाई दे रहा है सबको। ईच केमिकल रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स पी एंड क्यू, सही है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ units of P and Q which is required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B. Now the company gets profit of 350 rupees and 400 rupees by selling A and B. तो A पे कितना सेल हो रहा है बेटा, प्रॉफिट यहाँ लिखता हूं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो A का प्रॉफिट है इसके लिए 350 रुपए और यहाँ पे 400 रुपए। ओके, अब क्या बोला इसने, फॉर्मूले द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बहुत ही आसान है, कैसे। अब सवाल उठता है सर इसमें लेट किस क्यों करें, तो बच्चों मैंने बताया है जिसकी भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है उसको कभी एक्स और वाई लेट मत करना। यहाँ पे पी का अवेलेबिलिटी दिया है, मतलब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पी आपका इतने टाइम के लिए, मैक्सिमम इतने टाइम के लिए अवेलेबल है। क्यू का भी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी दिया है, मतलब मैं पी और क्यू को एक्स वाई नहीं लेट कर सकता, तो किसको लेट करूंगा, ए बी को ले लिया हमने। सो ए को ले लिया x और b को ले लिया y। सो एक्स वाई है, मतलब इक्वेशन आपका इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y विच इज लेस देन इक्वल टू 120, क्योंकि एक के लिए लगता है 3 आवर्स, ऐसे मेरे पास x है कि नहीं, x केमिकल्स हैं, सो उसके लिए 3x, वैसे ही एक के लिए 2 लगता है, इसमें मेरे पास y केमिकल्स b के हैं तो 2y, और जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मशीन जो रॉ मटेरियल p है, रॉ मटेरियल P है वो 120 यूनिटी मेरे पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं है, सो लेस देन और इक्वल टू 120। सिमिलरली 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 160। लास्ट में क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एक पे कितना है 350 रुपए से x है, 350x प्लस 400y। ओके, और लास्ट में बस इसको लिख दो क्या, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 350x प्लस 400y सब्जेक्ट टू कंडीशन, साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y is also greater than equal to 0, क्योंकि x और y पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। हो गया, देखा आपने कितने मार्क क्वेश्चन था, 3 मार्क का क्वेश्चन। ये लो भाई थर्ड क्वेश्चन, रिग्रेशन इक्वेशन आप दिया है। ओके, क्या बोला है, द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो अगर आपको मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोला है तो दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो। जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही मेरी होगी एक्स बार और वाई बार की वैल्यू, मतलब मीन ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, मुझे क्या बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब आर की वैल्यू जो कि क्या होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो पहले वाले इक्वेशन से क्या निकालो, बी वाई एक्स, सेकेंड वाले से क्या निकालो, बी एक्स वाई, क्योंकि बताया था मैक्सिमम केसेस में पहला इक्वेशन हमेशा बी वाई एक्स का होता है, तो मैं क्या करूंगा, बी वाई एक्स निकालने के लिए वाई को अकेला कर दूंगा। सो 8x प्लस 66 इज इक्वल टू 10y। नाउ y इज इक्वल टू 8 अपॉन 10x प्लस 66 अपॉन 10, 2 4 8, 2 5 10, तो 4 अपॉन 5x प्लस 66 अपॉन 10। ये जो x का कोएफिशिएंट है वही हमारा b बाय x है, ठीक है। सिमिलरली यहां से x निकाल लो, 40x इज इक्वल टू 18y इज दैट इज इक्वल टू 214 प्लस 214, ठीक है। सो x क्यूब हो जाएगा 18 अपॉन 40y, ओके, प्लस 214 डिवाइड बाय 40। यहां पे क्या आएगा आपका बी एक्स वाई की वैल्यू, तो आप लिखा बी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 अपॉन 40। तो सिंपलीफाई कर लो, 2 9 18, 2 20 तो 9 अपॉन 20। सो बी एक्स वाई बी एक्स दोनों प्लस आया, मतलब सही है। मान लो यहीं पे अगर एक प्लस या माइनस आया होता तो मतलब रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब आपने उल्टा ले लिया है, जिसको बी वाई एक्स लेना था उसको बी एक्स वाई ले लिया, और जिसको बी एक्स वाई लेना था उसको बी वाई एक्स ले लिया, ठीक है। यस, चलो आते हैं बी पार्ट के पास, अटेम्प्ट एनी टू। तो पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है, मिस्टर पवन इज पेड इन अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है। वीकली सैलरी को ले लो x और रेट ऑफ कमीशन ले लो r, है कि नहीं। सो वीकली सैलरी फिक्स्ड है, रेट ऑफ कमीशन उसको कितना मिलेगा 68 पे और 70 पे 73 पे मिलेगा। सो r of 68, तो r मतलब r डिवाइड बाय 100 ऑफ 68,000 which is equal to पहली सैलरी 9,880, फिर वीकली सैलरी प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये r 100
इंटू दूसरी क्या आपका 73,000, दूसरा सेल क्या हुआ है 73,000 का, और उससे कितना मिल रहा है 10,180 रुपए। ओके, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सिंपलीफाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली एक्स हट जाएगा तो आर आ जाएगा, फिर किसी भी इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करके एक्स निकाल लो। अब यहाँ पे हमारे पास द पब्लिशर प्रोड्यूसेस 3-5 books on the mathematics. The books have go through composition, printing and the binding done by 3 machines ABC, or in the order of ABC. The time schedule for the entire task is proper unit is as follows. देखो सब लोग, yes, ये मशीन का प्रॉब्लम है, और कौन सा मशीन, 3 मशीन का। तो सबसे पहले आप H और बोल सकते हैं ना कि GH निकाल लो, GH, तो GH क्या हो जाएगा आपका A प्लस बी एंड B प्लस C, उसके बाद सीक्वेंस में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो करते जाओ, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन नंबर 3, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। भाई ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जहां पे n की वैल्यू 6, बार बार हेड की बात कर रहा है, तो यहां पे आप लोग लो x क्या, नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि x क्या होता है रैंडम वेरिएबल, उसके बाद p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, q क्या हो जाएगा 1/2, फिर फॉर्मूला क्या होता है सबको बताओ जल्दी, यस, NCX p रेज टू x q रेज टू माइनस x। आपके पास n है, आपके पास p है, आपके पास q है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, क्योंकि एग्जैक्टली 4 हेड बोला है, सो x इक्वल टू 4, परफेक्ट, यस। दूसरे में एटलीस्ट 4 हेड, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब वो वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या क्या आएगा आपको, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 6। तो तीनों लेकर के सॉल्व करो, उनको ऐड कर दो, ठीक है। फिर क्या बोला, एटमोस्ट 2 हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एटमोस्ट मतलब क्या होता है, सॉरी ग्रेटर देन बोल दिया मैंने, एटमोस्ट मतलब क्या होता है अधिक से अधिक। सो बच्चों अधिक से अधिक मतलब ये अधिक से अधिक है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब वो नंबर या उस नंबर से कम, मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। सो क्या आएगा, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। यस, एक चीज और, आप p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखो या p ऑफ 0 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। p ऑफ x इक्वल टू 1 लिखो या p ऑफ 1 लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, कंफर्म, यस। देखा आपने, प्रोबेबिलिटी भी कितना इंपॉर्टेंट है, 10, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी ये 10 और 11 मार्क्स, मतलब 21 मार्क के चैप्टर बनते हैं यार, समझो 10 मार्क वहां पे 11 मार्क यहाँ पे, कहां टेंशन की तरह है कि नहीं। लो ये देखो p बोल दिया मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, m दिया है, e दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, है कि नहीं। सो पहले वाले क्वेश्चन में m के प्लेस पे 3 पुट करो, x के प्लेस पे 3 पुट करो, आंसर आ जाएगा, परफेक्ट। लेकिन दूसरे में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या करोगे, 2 3 4 5 6 7 इतना जाओगे, नहीं उल्टा करने का बच्चा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड 2, तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, यहां पे ऑलरेडी इक्वल टू है ना, तो यहां पे मत लगाओ। तो जब कभी भी यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे जब मैंने निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 2 या 2 से बड़ी है, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। इतनी इनफाइनाइट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, और जब कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा तो कर देगा उल्टा। कैसे करेंगे, 1 माइनस करके और x2 लिखने के बाद साइन चेंज कर दो, ग्रेटर देन है तो लेस देन, वहां पे इक्वल टू साइन दिया है तो यहां पे नहीं लगाने का, दैट इज व्हाट 1 माइनस। अब दूसरे कौन कौन है, 1 और 0, सो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करो। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 LPP, क्या बात है LPP, मैं तो बोलूंगा इसके अंदर पहला वाला क्वेश्चन कर दो, दूसरा क्वेश्चन कर दो, खत्म हो जाएगा बात। तीसरा क्वेश्चन भी आसान है गाइस, ये पीडीएफ वाला क्वेश्चन है, पीडीएफ वाला बताया था मैंने, पहले को, दूसरे को और तीसरे को कैसे सॉल्व करना है। पीडीएफ वाले में जब कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आंखें बंद करके इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, तीनों में, क्योंकि तीनों की वैल्यू निकालनी है ना, यस, आंखें बंद करके इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, आंखें बंद करके इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx लिख दो, घबराओ मत। अब पहली वैल्यू क्या है,
x is less than 1.5, मतलब x is less than 1.5, तो x की जो भी वैल्यू आएगी 1.5 से छोटी आएगी, मतलब 1.5 यहाँ पे बड़ा है। तो हमें डिसाइड करना होता है कि जो नंबर दिया है वो बड़ा है कि छोटा। तो 1.5 बड़ा है, तो बड़ा है तो जाएगा ऊपर की तरफ, समझ गए। अब नीचे क्या आएगा, छोटी वैल्यू, और वो छोटी वैल्यू कहां से मिलेगी, हमारे कंडीशन से। बेटा कंडीशन क्या दिया है, x मतलब 0 इज लेस देन x is less than 4, छोटी वैल्यू क्या है 0, तो क्या लिख देगा 0, सो विच इज इक्वल टू 0 to 1.5, और f of x क्या है हमारा x by 8। अब इंटीग्रेशन निकालो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया। दूसरे वाले में 1 से 2 है, दोनों वैल्यू दो तो सोचो मत, 1 से 2 लिख दो, बस खत्म। सो 1 से 2 f of x तो x by 8 ही रहेगा dx। फिर x is greater than 2, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, तो 2 छोटी हो गई और बाकी जो भी वैल्यू आएंगी बड़ी आएंगी। तो छोटा है तो क्या लिखने का नीचे, बड़ी वैल्यू क्या लिखने का ऊपर। जैसे पहले वाले केस में वो बड़ा वैल्यू निकल गया था, इसलिए लिख दिया ऊपर, और छोटी वैल्यू कहां से देखा आपने, कंडीशन से, 0 आ गया। अब यहां पे मुझे छोटी वैल्यू मिली है, बड़ी वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि कंडीशन में 0 से 4 का ही रेंज दिया है, उससे बाहर नहीं जा सकते, समझ गए। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 to 4, बीच में हो सकता हूं मैं आ रहा x upon 8 dx। yes स्टूडेंट्स, परफेक्ट, यस। चलो क्या बात है, बी वाला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन। 2 क्वेश्चन दिया है, एक आपको दिया है, मैं तो बोलता हूं फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन लैक्स फॉर ईयर 1931 से 42, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। क्या बात है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यहां पे टाइम दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, प्रोडक्शन को दिखाते हैं XT से, फिर क्या निकालेंगे 4 ईयरली टोटल, फिर 4 ईयरली एवरेज, उसके बाद सेंटर, उसके बाद लास्ट वाला 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। समझ गए सब लोग, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है, कंफ्यूज नहीं होने का। सो पहली वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 और 8, पहले 4 लोगों का कॉम्बिनेशन बना दो, तो 0 + 1 is 1, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, देन फिर 4 की कॉम्बिनेशन बनाओ, तो 1 + 2 + 3 + 2, तो कितना आएगा 3 + 3 6, 6 + 2 8, चलेगा, इतने करते हैं, बाकी सब आप करते जाओ। तो बोलो क्या हो जाएगा, 6 का हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 4, तो 6 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 = 4, बचा 24, 5 = 20, तो यहाँ पे 4 2 = 8 आ गया। यस परफेक्ट। अब सेंटर वैल्यू का टोटल निकालना है ना, तो सेंटर वैल्यू का टोटल क्या आएगा 2 + 1, दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन लेने का, दो वैल्यू का बच्चों, यस 3.5 आएगा, 3.5, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी फिर क्या करना, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 5 = 10, ऐसे ही सबके लिए सॉल्व करना। देखा आपने, यस कितने मार्क का है 4 मार्क का। ऊपर वाला मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, इसमें आसान हो जाएगा, तो आपके ऊपर है, अगर आप रिग्रेशन में कंफर्टेबल हो तो रिग्रेशन करो, और ये मूविंग एवरेज वाला है तो मूविंग एवरेज करो, मैंने सब सिखाया हुआ है। अच्छा इसमें भी एक बार देख लेते हैं, तो x बार दिया है, y बार दिया है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर दिया है, yi माइनस y बार का स्क्वायर दिया है, और समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल टू -250। द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, सो y ऑन x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे हम लोग b/x, तो b/x क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला दिया उसके हिसाब से मैं बता देना चाहता हूं, समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर। यहां पे जो y माइनस y बार दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दे दिया, उसको ध्यान मत देना। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार y माइनस y बार दैट इज -250 दिया गया है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ xi माइनस x बार की वैल्यू 1200। सिंप्लीफाई और जो भी वैल्यू आएगी, फिर इक्वेशन y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार। सो by(x) तो आपने यहां से निकाल लिया, उसके बाद y बार x बार की वैल्यू दी गई है, सिंप्लीफाई किया, आपको क्या मिल गया, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। अब उसी इक्वेशन में जो आपने सिंप्लीफाई किया, x इक्वल टू 211 पुट कर दो, तो जो भी y की वैल्यू आएगी आ जाएगी। तो ये भी आसानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं था, देखा आपने बच्चों, यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्लेस एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल, यहां पे कंडीशन दिया है, राइट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और यहां पे दो इक्वालिटी दी है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
सबसे पहले आपको पता है ये बेस ईयर का प्राइस है, मतलब P0, क्वांटिटी Q0, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। अब आपको पता है कि इसके बाद हमें 4 वैल्यू निकालनी होती है। बोलो पहली वैल्यू क्या होगी? P1 Q0, फिर P0 Q0, है कि नहीं? यस। फिर P1 Q1, फिर P0 Q1। तो देखो लाइस्पेस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ P1 P0 फिर Q0 Q0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहां पे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ P1 P0 बाद में Q1 से मल्टीप्लाई। देखा आपने? यस। देखा आपने? यस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 100 जाएगा। परफेक्ट। और टेबल में पहले ये सारी वैल्यू निकाल लेने का बेटा। यस। उसके हिसाब से सारी वैल्यू पुट करने का, सिंप्लीफाई करने का आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन, जो कि असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने बोला था असाइनमेंट सीक्वेंसिंग नहीं जाना चाहिए, कोई भी गलती हो जाए। असाइनमेंट सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो। ओके सो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या दिया है? ऑलरेडी सब यहां पे सब्ट्रैक्ट किया है, दिया है। सिंस ऑल द कॉलम मिनिमाइज एट 0 नो नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द कॉलम। यस, सारे स्टेप्स दिया है और उससे कवर भी कर दिया है। यहां पे इसका ऑर्डर है 4, क्योंकि यहां पे 4 कॉलम है, 4 रो है और 4 लाइन भी बन रही है, मतलब परफेक्ट है। देखो आगे लिखा भी होगा उसने, यस मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब सब कुछ सही है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैड बीन रीच्ड। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है कैसे? अब यहां देखो पहला वाला 0 लेंगे हम लोग और उसके रो और उसके कॉलम में जो 0 है कट कर देंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0 8 7 5 11 0, वही है, एक बार चेक कर लेता हूं ऊपर से। 0 8 7 5 11 0 10 0 2 3। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। कई लोग बोलते हैं सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा गया। आप देखो ना, ये लास्ट ईयर का ही पेपर है, कितना आसान दिया है, बस आप पढ़ के जाओ यार, आ जाएगा। तो पहले वाले को 0 किया, उसके बाद उसके रो उसके कॉलम में कहीं 0 मिला टच कर दो। फिर ये आप दूसरे वाले में पकड़ो 0, उसके रो में कहीं मिला गया, यस कट करो, कॉलम में कहीं नहीं है। फिर तीसरे वाले में ये पकड़ो, रो कॉलम में कहीं नहीं दिख रहा है, चौथे वाले में पकड़ो बराबर। सी ये आपका है A B C D और ये आपका 1 2 3 and 4। सो बोलो A के लिए क्या है? 1। A के लिए क्या है बच्चों? 1। फिर B के लिए 2, B के लिए 2, C के लिए ऑलरेडी 4 दिया है, चेक करो सही है क्या? चेक करो, C के लिए 4, क्या बात है, हमने सही किया है। और D के लिए 3, तो D के लिए 3, समझ गए? अब सबकी वैल्यू देखते हैं। सो A1 B2, एक्चुअल में देखो, एक्चुअल वाले में मेन टेबल देना। सो A1 B2, C के लिए D है और C के लिए 4 है और D के लिए क्या अपना ये जो कि 3 है। सो 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4, यस। सो टोटल मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 1 + 4, राइट। 3 + 2 5 + 1 6 + 4 10 आवर्स। देखा, ये तो बहुत आसान था। सो जो 4 मार्क का क्वेश्चन यार, मुझे बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? छाप देना, ऐसे पूरा छाप देना, स्टेप 1 से लेकर पूरा छाप देना बच्चों। यस, छाप देना, इसको छोड़ना मत। और ये हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। सो देखा आपने क्वेश्चन कितना आसान था, कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आप प्रैक्टिस करके जाओ। टुडे सैटरडे, आपके पास टाइम कम है क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 दिन खत्म कर दिया। मैं रिवीजन भी करवाया है। आज शाम को मैं फिर से महा रिवीजन में कुछ अलग अलग चैप्टर के बारे में बात करूंगा, जिसमें आज मैं कवर करने वाला हूं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यस, और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, और थोड़े डिफरेंट इंटीग्रेशन के भी कॉन्सेप्ट, यस बच्चों। से 3 टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। भले 2 से 3 घंटे लग जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने बच्चों के लिए इतना करने जाऊंगा। सो मिलते हैं महा रिवीजन में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।